हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th आपका सोशियोलॉजी समाजशास्त्र मिड टर्म एग्जामिनेशन 2000 आपका 24-25 का जो सेशन है जिसमें हम लोग बात करेंगे। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप भी आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस है 35 ऐसे प्लस क्वेश्चंस आपके बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधा छप कर आएंगे। साथ ही अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। देखो वीडियो को देखना अच्छी बात है लेकिन वीडियो को बीच में छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और कुछ ऐसे की पॉइंट्स भी बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं, आपका है समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका वर्णन कीजिए। देखियो समाजशास्त्र, पहली बात तो इसका जो जन्म है आपका 19वीं शताब्दी में आपका होता है लगभग। अब 19वीं शताब्दी का मतलब है लगभग आप मान लेके चलिए 1800 से 1 से लेकर के 1900 का जो टाइम पीरियड है ये 19वीं शताब्दी का है, तो इस समय इसकी उत्पत्ति होती है। समूह क्रियाकलापों में अगर हम बात करें तो भाग लेना आवश्यक होता है और समस्याओं को सुलझाया जाता है। जब आप सामूहिक क्रियाकलाप में मतलब लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं तो आप समस्याओं को सुलझा सकते हो। और इन्हीं प्रयत्न से, प्रयत्न का मतलब होता है आपका प्रयास, इन्हीं प्रयास के परिणाम स्वरूप हमारा समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। ये 19वीं शताब्दी में आपका लगभग ऑगस्ट कॉम्टे, एग्जाम में याद रखना, ऑगस्ट आपका कॉम्टे जो है समाजशास्त्र जो है इसके मान लीजिए एक प्रकार से जनक हैं, विचारक है, फ्रांसीसी बहुत ज्यादा इनका नाम है। और 1838 में इन्होंने इसको बदल करके समाजशास्त्र नाम जो है वो सामाजिक भौतिकी रखा था पहले, लेकिन इसको बाद में बदल करके इन्होंने समाजशास्त्र कर दिया। मतलब पहले नाम सामाजिक भौतिकी था लेकिन बाद में इन्होंने समाजशास्त्र इसका नाम रखा और ये आपके समाजशास्त्र के जनक कहे जाते, जैसा मैंने पहले बताया। साथ ही समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जहां पे आप क्या करते हो, आप यहां पे दुखीम हो गया, स्पेंसर हो गया या मैक्स वेबर हो गया, जो विद्वान हमारे हैं, इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया है समाजशास्त्र को एक विषय रूप में बनाने के लिए। साथ ही भारत में अगर समाजशास्त्र की हम बात करें तो एक लंबा इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। और भारत में समाजशास्त्र एक विभाग जो है 1919 में आपका मुंबई विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत होती है। औपचारिक रूप से इसको पढ़ना स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं। आज भी 11वीं 12वीं में हो चाहे कॉलेज में हो, ऐसा आपको जो विषय समाजशास्त्र एक अच्छा विषय आपका माना जाता है। साथ ही दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र जो है उसमें मनुष्य और आपका समाज में क्या आपका बेसिक अंतर क्या होते हैं। देखो जो आपका मनुष्य है, मानव समाज है, ये सोचने समझने की क्षमता रखता है, इस बात को याद रखना। जो पशु है वो सोचना समझता नहीं है। भाई पशु में क्या ज्ञान है, न कोई ज्ञान नहीं है। मानव की अपनी संस्कृति होती है लेकिन पशुओं की कोई संस्कृति नहीं होती है। साथ ही यहां पे आप याद रखिएगा कि मानव स्वयं को एक प्रकार से भाषा के माध्यम से बोल सकता है, बता सकता है, और जो पशु है वो भाषा माध्यम नहीं जानता है। मानव भविष्य की चिंता और योजनाएं बना सकता है लेकिन आपका जो पशु है आपका कोई योजना वर्तमान में की जो है वो नहीं बना सकता, भविष्य की तो दूर की बात है। अगला हमारा क्वेश्चन इसमें आता है, बताइए जरा धर्म समाज में महत्वपूर्ण समझाइए कि भाई धर्म जो है वो समाज में उसका क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है। देखिए एक आपके इतिहासकार हैं, एक आपके विद्वान हैं जिसमें इस्माइल दुखीम कहते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वास और विचारों का एक ऐसा संगठित रूप है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना बनाती है। नैतिक समुदाय का मतलब यह है भैया मोरल वैल्यूज हमारी जो होती हैं। उसी प्रकार विश्वास और व्यवहारों में अभिव्यक्त, अभिव्यक्त का मतलब हमारे जो विश्वास है बिलीव है, और व्यवहार मतलब हमारे आचरण, अभिव्यक्त का हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी बताने की क्षमता, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। साथ ही धर्म जो है वो समाज में स्थिरता लाने में मदद करता है। धर्म के जरिए आप एक ही धर्म में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, व्यवहार बनाते हैं, जिससे लोग धर्म के नाम पर आपस में एक हो जाते हैं। उसके अलावा आप बताइए धर्म सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार में अहम भूमिका निभाता है। धर्म का अध्ययन करने में अगर हम बात करें तो उन अवधारणाओं को आप समझ सकते हैं जिन पर लोग और समुदाय अपने अस्तित्व को समझने के लिए जोर देते हैं। अगर आप धर्म की बात करें तो ये काफ़ी हद तक आप चीज़ों को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, अपने समुदाय के अस्तित्व को जानने के लिए भी जोर दिया करता है। धर्म सांस्कृतिक आपका भौमिकता का उदाहरण है या किसी न किसी रूप में समुदायों में मौजूद आपका होता ही होता है। साथ ही धर्म से जुड़ी जो आपकी गतिविधियां हैं उसमें घरेलू हिंसा, अपराध, नशे की लत और मादक द्रव्यों के सेवन में कमी आ जाती है जब आप धार्मिक थोड़े हो जाते हो। साथ ही धर्म से जुड़ी आपकी गतिविधियां जिसमें लोग मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है, वे शैक्षिक रूप में सफल हो पाते हैं। और धर्म लोगों को एक साथ लाता है, एक साथ जोड़ता है, उनमें मदद करता है। साथ ही धर्म मानव जीवन को एक आधार बनाने में आपका मदद करता है। इसके साथ साथ मस्तिष्क में आपका शांति पहुंचाता है। धर्म के मतलब फायदे काफ़ी सारे हैं। इसके साथ ही धर्म जो है मानव समाज में मानसिक दृढ़ता और नैतिकता को बनाता है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये बताइए जरा हमें समाज में बहुलताएं एवं समानताएं देखने को मिलती हैं,
देखिए, अब आपको समाज में बहुलता का मतलब ये है कि बहुत सारे समाज हैं, और असमानताओं का मतलब कोई कम है कोई ज़्यादा है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई गरीब है कोई अमीर है। देखिए, एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। हम एक ऐसे समाज में आपका सदस्य बन हम एक ऐसे समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं जो दूसरे समाज में आप अगर बात करें तो अंतःक्रिया करते हैं, उनकी संस्कृति को ग्रहण करते हैं। मतलब एक समाज दूसरे समाज की संस्कृति को ग्रहण करता है। जैसे अगर आप अमेरिकन्स की बात करें तो अमेरिकन्स की जो आपका पैंट वैंट है, ठीक है, नीली जींस है, आपका तरीका है, वो हम लोग आज ग्रहण कर रहे हैं। हमारा कुर्ता या कोई भी और तरीका है वो लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये आपका है, दूसरे समाज में अंतःक्रिया करता है और संस्कृति को ग्रहण करता है, जैसा मैंने बताया। साथ ही इस प्रकार हमारी संस्कृति और मिश्रित संस्कृति जो है, मिश्रित का मतलब होता है मिली जुली संस्कृति, जो आज की संस्कृति है जिसमें क्रिसमस भी लोग मना रहे हैं, दिवाली भी मना रहे हैं, आपका ईद भी मना रहे हैं, बहुत सारी चीजें मना रहे हैं। तो हमारा समाज एक बहुल समाज है जिसमें एक से ज्यादा आपके समाज होते हैं, परिवर्तित होते हैं। साथ ही हमारे समाज में असमानता है जिसमें केंद्र बिंदु अमीर और गरीब आपके होते हैं। कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है। अगर आप आजादपुर में आसपास कहीं रहते हैं तो आपने लाल बाग भी देखा होगा और M2K भी देखा होगा। लाल बाग बस्ती वाला इलाका आपका पड़ जाता है, M2K वहीं पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग का इलाका, तो आपको असमानता देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर समाज की मुख्य विशेषताएं क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो समाज एक अमूर्त आपका है। अमूर्त एक तरीके से कह सकते हो जो मतलब परिवर्तनकामी आपका हो सकता है। समाज एक अमूर्त है, एक ऐसी चीज है, वस्तु चीज समझ सकते हो। साथ ही समाज में आपका समानता व भिन्नता है। समाज में समानता भी है और भिन्नता भी है, आपका समाज समान भी है और भिन्न भी है। पारस्परिक सहयोग की भावना और संघर्ष की भावना है। एक समाज जो होता है उसमें सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। आपस में लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आपस में लोग लड़ते भी हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे। ये चीजें भी आप कह सकते हो। आश्रित का नियम है, मतलब डिपेंडेंसी थ्योरी है। एक समाज दूसरे समाज पर निर्भर रहता है। साथ ही समाज जो है परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब आज समाज में देखिए बड़े स्तर पे महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन एक समय पे महिलाओं के शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। समाज परिवर्तनशील भी, समय के साथ चीजें सीखता रहता है, इस बात को भी आप बता सकते हो। इसके साथ पूंजी से आप क्या समझते हो, पूंजीवाद से आप क्या समझते हो। देखो, बहुत सिंपल शब्दों में अगर इसके वर्ड्स भी आपको नहीं समझ आए तो मैं ही बता देता हूं। पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है व्यक्तिगत और निजी संपत्ति पर निजी व्यक्ति के बढ़ावे को ध्यान रखो। मतलब मानव को केंद्र बिंदु बनाओ। किसको? मानव जो है उसको केंद्र बिंदु बना दो। क्या बना दो? केंद्र बिंदु बना दो। और मानव का अगर विकास हो रहा है तो समाज का हो जाएगा। ये पूंजीवाद है। और खासकर ये पैसों के, ये पैसे पर आश्रित आपका है, धन पर आश्रित है आपका। देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंसेस है। पूंजीवाद एक आर्थिक आपका व्यवस्था है जो कि विनिमय, बाजार विनिमय पर आधारित है। पूंजीवाद का अर्थ आपका, पूंजी का अर्थ क्या होता है? पैसा, धन, आपका मशीनें और बिक्री की वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग आपका होता है। इसमें बाजार में लाभ कमाने, मेन पॉइंट अगर आपका है तो पूंजीवाद कहते हैं कि लाभ कमाओ, पैसा कमाओ, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत संसाधनों का जो स्वामित्व है वो निजी होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए, ना कि समाज का। यहाँ पे व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया जाता है। और अगर पूंजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कह लो या आपका उसका जनक तो USA है। USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात है। अगला आपका टॉपिक है इसमें नागरिकता के अधिकार क्या है। देखिए दोस्तों, नागरिकता का जो अधिकार है सबसे पहले तो भाषण और धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने भाषण करने का अधिकार है, मतलब बोलने का अधिकार है, और अपने किसी भी धर्म जो भी उसका है उसको मानने का अधिकार है। इसी के साथ जो आपके राजनीतिक अधिकारों की अगर आप बात करते हो तो राजनीतिक अधिकार में आप चुनाव लड़ सकते हो, मतदान दे सकते हो, किसी भी सभा को लगा सकते हो, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका जो है, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें बहुत मेन हो जाती है। इसी के साथ आपका अगला टॉपिक है इसमें सामाजिक अधिकार, जिसमें आपको स्वास्थ्य हो गया, समाज हो गया, और आपको बेरोजगारी भत्ता। देखो, बेरोजगारी भत्ता तो नाम का है, भारत में ऐसा नहीं है कि कोई बेरोजगार तो पैसा मिल रहा है, बट ठीक है, बोल दिया गया तो ठीक है, मिलना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी, मतलब 300 या 500 जो भी है, न्यूनतम मजदूरी एक दिन की कम से कम मिलनी चाहिए कि भैया इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए एक दिन के काम का। तो ये पॉइंट आप बना सकते हो। इसके साथ आपका सामाजिक बाध्यता से क्या अभिप्राय है। देखो, सामाजिक बाध्यता का मतलब ही होता है, इस तथ्य को दर्शाता है कि जिन समूहों और समाजों में एक हिस्से में क्या होता है कि हमारे समाज के व्यवहार के अनुकूल हिसाब से वो प्रभावित करते हैं। मतलब सामाजिक बाध्यता का मतलब है, इस तथ्य को दर्शाता है कि जिन समूहों और समाजों के हम हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार और अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं। जैसा हम लोग व्यवहार करेंगे, जैसा हमारे तरीके रहेंगे, वैसा ही हमारा जो समाज है वो प्रभावित होगा, बाध्य होगा। उस तरीके से आप बता सकते हो। महिला प्रधान घर क्या होता है। देखिए,
जब पुरुष शहरी आपके क्षेत्रों में चले जाते हैं, आप सबको पता होगा काम की तलाश में गांव से बहुत सारे पुरुष शहरों की ओर आते हैं, तो महिलाएं आपका जो है वो हल चलाना पड़ता है, खेती के सारे काम करने पड़ते हैं, तो वो महिला प्रधान आपका धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। इस बार कई बार अपने परिवार का पूरा भरण पोषण जो है महिला करती है, स्वयं करती है, और ऐसे परिवार में जो आपके परिवार होते हैं महिला प्रधान कहा जाता है, खास करके उत्तरी आंध्र प्रदेश और आपके जो कोलम जनजाति है समुदाय में, वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों औद्योगिक क्रांति में आए आपके बदलाव और पूंजीवाद को व्यक्त करें। देखो औद्योगिक क्रांति आपका जो था एक गतिशील आपका चेंज था आर्थिक, जिसमें पूंजीवाद पर आधारित था आपका कैपिटलिज्म, आपका पूंजीवाद, जिसको पूंजी पैसा कमाने पर अधिक ध्यान देगा। तो ये एक ऐसी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था है जिसमें बाजार विनिमय है। मेन पॉइंट क्या रहता है इसका, बाजार विनिमय पर आधारित है, मतलब बाजार पर आधारित है। इसके साथ इस व्यवस्था के उत्पादन में संसाधनों के और संपत्तियों के निजी स्वामित्व को आपका महत्व दिया जाता है। औद्योगिक जो उत्पादन आपका है उसमें आपको बताना है कि पूंजीगत जो पूंजीवाद है वो व्यवस्था प्रमुख रहती है। इसी के साथ आप बताइए इसमें कि उद्यमी आपके निश्चित और आपके व्यवस्थित मुनाफे की आशा करते रहते हैं, और भैया उनको पैसा चाहिए होता है, फ़ायदा चाहते हैं। बाजारों में आपका जो उत्पादन किया जाता है उसमें जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका होती है, और माल हो गया, सेवाएं आपका हो गया, श्रम वस्तुएं आपकी बन जाती हैं। तो ये आपकी चीज़ों को निर्धारित आपकी लगभग करती हैं आपके उद्योग में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का केंद्र बिंदु था, अगर मैं आपको याद करवाऊं तो भाई 1700 आपका 80 के समय में प्रथम आपका औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड या यूरोप से ही शुरू होती है, खास करके जिसमें कुछ चेंजेस आपके आते हैं। खासकर औद्योगिकरण के पहले आपको अंग्रेज जो था, मुख्य पेशा अंग्रेजों का भी एक प्रकार से खेती करना और कपड़ा बनाना ही था। अधिकांश लोग गांव में रहा करते थे, जो कि कृषि या भूस्वामी थे। कोई लोहार था, कोई चमड़े का काम करता था, कोई जुलाहा था, कोई कुम्हार था, बर्तन बनाया था, कोई चरवाहा, कोई पशुओं को पाल रहा है। एक छोटा सा समाज था, और इस तरीके से हमारा जो समाज है वो वर्गीकृत हुआ करता था, लोगों की स्थिति को वर्गीकृत किया जाता था। लेकिन औद्योगिकरण के साथ साथ आपको बड़े बड़े शहरी केंद्रों का विकास हुआ, इसमें फैक्ट्रियां आ गई, धुएं वाली आपकी नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग आपका शहरों में आ गया, बस्ती गंदी गंदी बस्तियां बनी, आपकी गंदगी और आपकी असफाई जो सफाई व्यवस्था वो बेकार हो गई आपकी। अंग्रेजों ने क्या किया, कारखानों मशीनों द्वारा तैयार जो माल है उसके आपका आगमन हुआ, तो उससे भारी तादाद में भारतीय जो दस्तकार है वो बर्बाद हो गए। छोटे मोटे हमारे उद्योग थे वो ख़त्म से हो गए, और अत्यधिक विकसित कारखाने जो है उनकी खपत नहीं हो सकती थी। इन बर्बाद दस्तकारों ने पुख्ता जीवन निर्वाह के लिए खेती करना शुरू कर दिया। मतलब जो लोग अभी तक काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ बना रहे थे, अब उनके पास ऑप्शन नहीं, कोई ब्रिटिशर्स ने लगभग मार्केट कैप्चर कर लिया है, कब्जा कर लिया है, वो सारे सामान अंग्रेजों का बिक रहा है। तो अब जीवन यापन के लिए हमारे देश के लोगों ने यहाँ खेती करना शुरू कर दिया था। समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में क्या अंतर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका एक आता है। तो देखो इसमें आप बताओ, जो आपका समाजशास्त्र है यह एक समाज विज्ञान है जिसमें समाज के बारे में है। राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकारों की बात करता है। समाजशास्त्र जहां संगठित और असंगठित समाजों चीज़ों का अध्ययन करता है, समाजों का अध्ययन करता है। तो राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक चीज़ों का ही अध्ययन करता है। किसका? राजनीतिक बिंदुओं का ही अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का दायरा काफ़ी आपका व्यापक है, बड़ा है, लेकिन राजनीतिक शास्त्र का जो दायरा है, राजनीति जो विज्ञान है, इसका दायरा छोटा, सिर्फ राजनीति की ही बात करेगा। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाज के बारे में है, वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें दृष्टिकोण जो है वो राजनीतिक होता है। इसके साथ साथ समाज जो शास्त्र है मूल रूप से व्यक्ति और सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन करता है, मतलब व्यक्ति का अध्ययन करता है। और आपका जो यहाँ पर आपका राजनीतिक विज्ञान है, ये राजनीतिक पशु के रूप में समाज का अध्ययन करता है। मतलब यहाँ पे सामाजिक व्यक्ति के रूप में अध्ययन होता है, यहाँ राजनीतिक व्यक्ति के रूप में अध्ययन आपका होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि भाई जरा बताओ, श्रम विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है? क्या है श्रम विभाजन? तो समाज में सभी लोगों का काम बटा हुआ है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, कोई आपका बर्तन का काम कर रहा है ना, कोई बर्तन का काम कर रहा है, कोई आपका चूड़ियाँ बना रहा है ना, कोई आदमी आपका यहाँ पर आपका गाड़ियाँ बना रहा है ना, कोई गाड़ियाँ बना रहा है, कोई आपका यहाँ पर समोसे बना रहा है, कोई भी चीज़ है, मतलब मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो लोगों का काम बटा हुआ है मतलब, ठीक है। तो आप सिंपली बताइए कि श्रम विभाजन में कम से कम न्यूनतम आरंभिक जो स्वरूप होता है उसमें कार्यों का विभाजन होता है। क्या होता है? कार्यों का, श्रम का विभाजन होता है। और आधुनिक विश्व में जो है श्रम विभाजन अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही है, श्रम का विभाजन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, काम को बांट दिया जाता है ताकि उसको गुणवत्ता उसकी अच्छी की जा सके। ई स्टेट व्यवस्था क्या है? तो देखो भैया, ई स्टेट व्यवस्था जो है वो सामंतवादी यूरोप में जो व्यवसाय आपका श्रेणी प्रदान करने की व्यवस्था थी, जिसमें कुलीनता लोग हो, कुलीन लोग पैसे वाले, पुरोहित वर्ग जो हो। तृतीय आपका ई स्टेट, तीन तरह के स्टेट थे।
इसमें अंतिम स्टेट मुख्यतः जो था वो व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोगों का था। प्रत्येक स्टेट में प्रतिनिधि जो चयन आपका लोग करते थे और किसानों और मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब इस समय जो चुनाव व्यवस्था वहाँ ईस्ट स्टेट की व्यवस्था थी, यहाँ किसानों मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो कि बड़ी बेकार चीज़ है। लेकिन चलो भैया, इंग्लैंड वाले हैं, अपने आप को बड़ा बड़ा समझते हैं, उन्हें भी कर देते हैं इस तरह की चीज़ें। अब अनुभव जांच क्या समझते हैं आप? अनुभाविक जो आपका जांच है, क्वेश्चन आपका लग रहा है अनुभाविक जांच से आप क्या समझते हैं? देखो यार, अनुभाविक जांच का मतलब होता है समाजशास्त्रीय अध्ययन को किसी निश्चित क्षेत्र में किया गया जांच। आपको किसी निश्चित क्षेत्र में अध्ययन करना है, तथ्यात्मक तथ्य को खोजना है, तो वो आपका अनुभाविक जांच है। इसमें अनुभव के आधार पे आपको पता है कि नहीं पता किसी चीज़ को अच्छे से, उस चीज़ के बारे में। सामाजिक भूमिकाएं क्या हैं? देखो यार, किसी व्यक्ति को सामाजिक स्थिति के साथ जुड़े अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं, उसे सामाजिक भूमिका कहते हैं। तो आपके कुछ अधिकार भी हैं, आपके कुछ उत्तरदायित्व भी हैं, तो उसे सामाजिक भूमिका कहेंगे। उप संस्कृति से आप क्या समझते हैं? एक बड़ी संस्कृति के अंदर लोगों की ऐसा समूह का निर्धारण करना जो प्रतीकों और मूल्यों तथा आस्थाओं को बड़ी संस्कृति से आकर के उधार लेता है और इन्हें प्राय विकृत आपका अतिरंजित विपरीत कर देता है, ताकि अपने आप को अलग कर आपका दर्शा सके। मतलब उप संस्कृति क्या है? ऐसे लोगों को एक समूह निर्धारित करता है जो मूल्य हो या आस्था हो, बड़ी संस्कृति से उधार लेता है। मतलब आपका सेम चीज़ लेता है पर थोड़ा सा अलग आपका रहता है, अपने आप को अलग दर्शाया करता है कि मैं अलग संस्कृति का हूँ। जैसे कि हमारे भारतीय समुदाय में आपका हिंदू धर्म है, ठीक है। हिंदू धर्म में ही आपका एक कर्नाटक एक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य में आपको बताना है कि वहाँ पर एक समुदाय है लिंगायत। यह समुदाय अपने आप को ना मतलब शिव की ही पूजा कर रहा है, जो कि हिंदू में बहुत बड़े आपके ईश्वर हमारे हैं, लेकिन फिर भी लिंगायत समुदाय अपने आप को एक अलग संस्कृति देने का प्रयास कर रहा है। तो ये पॉइंट आप इसमें थोड़ा सा मतलब समझने के लिए बता सकते हो कि अपने आप को अलग दर्शाने का प्रयास कर रहा है। संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं? देखो, जब एक व्यक्ति लोगों का ऐसा समूह किसी भी तरह से आपका दिखने की इच्छा करता है, मतलब एक व्यक्ति या लोगों का समूह जो किसी तरह से दिखने की इच्छा करते हैं, वे व्यक्ति या समूह जिनकी जीवन शैलियाँ अनुकरण होती हैं, कार्य करने का जो अपना तरीका है, हमें इस संदर्भ में समूह से संबंधित नहीं होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति, मान लो कि हम एक समूह से संबंधित नहीं हैं, हम इससे नहीं हैं, हम उसे समूह के साथ खुद को पहचान बनाते हैं। मान लो कि हमें एक संदर्भ में समूह से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस समूह के साथ अपना पहचान बनाते हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं एक समूह के संदर्भ में, जैसे कोई इंसान अपने को जाति के आधार पर बांटता है, समूह के आधार पर बांटता है, समुदाय के आधार पर बांटता है, तो उसके आधार पर आपकी पहचान बनती है। उसकी बात आपका सिंपल शब्दों में कर रहा है, जिसमें आपकी जन संस्कृति हो सकती है और आपकी आकांक्षा और जीवन की उपलब्धियां हो सकती है, जिसमें आप एक समुदाय के अंदर ऐड होना चाहते हैं, जो उससे जुड़ना चाहते हैं, ताकि मेरी ये भूमिका हो सके। भूमिका और स्तरीकरण से आप क्या समझते हो? देखो, भूमिका जो है वो समाज के कुछ सदस्यों के लिए और कुछ विशेष आपके भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया होती है। जैसा अक्सर माना जाता है कि पुरुष जो है वो आपका कमाने के लिए और महिलाएं जो है वो रूढ़िवादी जो आपका घर चलाने के लिए हैं। ये आपका भूमिका आपकी स्थिर है, जिसमें स्थिर मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता इस भूमिका में, ऐसा आपका मानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है, परिवर्तन आपका किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है सामाजिक नियंत्रण क्या है और सामाजिक नियंत्रण की क्या आवश्यकता है? देखो, सामाजिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समाज की व्यवस्था स्थापित होती है, जिसमें बनाए रखने के लिए राज्य कानून और सामाजिक मानदंड होते हैं, जिसमें आप किसी व्यक्ति को जान से मार नहीं सकते हो, गाली गलौज नहीं कर सकते। एक प्रकार से क्या है, ये समाज को चलाने का तरीका है। तो ये सामाजिक क्या है, मानदंड है। क्या आवश्यकता है? तो समाज में आपका सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, मानव समाज को नियंत्रित करने के लिए, मानव जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करने के लिए, संस्कृति की मौलिक जो तत्व हैं, जो मूल तत्व है हमारी संस्कृति, उसकी रक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के सरोकार के लिए और समूह में एक रूपता बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ सामाजिक नियंत्रण और असामाजिक तत्वों से मासूम लोगों की रक्षा करने के लिए। मान लो कोई पावरफुल आदमी है, कोई कमज़ोर आदमी है, तो उसको कैसे बचाओगे? तो सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से ही हम बचा पाएंगे। साथ ही वर्तमान समय में जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान क्या हैं? अब जाति के आधार पे नहीं लोग हैं, अब थोड़ा सा व्यवसायिक आधार पे लोग आपका मानते हैं, खान पान के आधार पे लोग बन रहे हैं। अब शिक्षा के आधार पर कौन सा वर्ग कैसा आपका है, अब विवाह के आधार पे आपका जो वर्ग है वो संबंधित आपका वर्ग में परिवर्तन आपके समाज में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आप अगला बताइए, प्रदत्त परास्थिति से आप क्या समझते हैं? देखो, प्रदत्त परास्थिति जो है वो जन्म पर आधारित है। प्रदत्त का मतलब दी गई है आपको, बिना किसी प्रयास के आपको वो मिल जाती है, जिसमें जाति है, नातेदार है, आपके नातेदार और जाति। नातेदार मतलब आपके रिश्तेदार होते हैं। अगर आपको कहीं क्वेश्चन आता है नातेदार कौन है, तो रिश्तेदार लोग हैं। जाति क्या है? जो आपको जन्म के साथ मिलती है। और जन्म, लिंग भेद और आयु। लिंग भेद मतलब महिला बनोगे पुरुष, तो आपका कोई इसमें अधिकार नहीं है, आपको मिल गया तो मिल गया।
अर्जित प्रास्थिति क्या है? मतलब सिंपल है कि आपने कुछ चीज़ जो खुद अपनी मेहनत के साथ प्राप्त की है। अर्जित आपकी प्रास्थिति का मतलब होता है जिसको आपने बड़ी मेहनत के साथ उसको प्राप्त किया है, अर्जित किया है। जैसे शिक्षा, यार मेरी शिक्षा कोई ले सकता है क्या? अगर मैं हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, जो सब्जेक्ट साथ पढ़ा रहा हूँ सारे, क्या मेरी शिक्षा कोई ले सकता है? आंसर कोई नहीं ले सकता। ये ज्ञान मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। ये चीज़ें मैंने अर्जित की हैं, मेहनत करके अर्जित की हैं। इसी प्रकार से ये चीज़ें आपकी अर्जित आप स्वयं करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें आता है, जरा ये बताइए समाजशास्त्र और इतिहास में क्या अंतर है? देखो, समाजशास्त्र जो है वर्तमान घटनाओं के बारे में है, इतिहास पुराने इतिहास के बारे में है। समाजशास्त्र जो है विश्लेषण करता है, बताता है भैया ऐसा है और ये ऐसा है, और इतिहास जो है वर्णनात्मक है, वर्णन करता है कि ऐसा हुआ था वैसा होगा। साथ ही समाजशास्त्र जो है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित है, इतिहास जो है विशिष्ट विज्ञान से संबंधित है। समाजशास्त्र में प्रश्नावली होती है आपकी, साक्षात्कार वाला आपस में आपकी वार्तालाप हो सकता है। लेकिन इतिहास में क्या है, आपको काल अनुक्रम समझना पड़ेगा, सिक्के के बारे में जानना पड़ेगा कि कैसा क्या व्यवस्था रही थी, ये आपका इतिहास के बारे में। साथ ही समाज जो आपका शास्त्र है वो परीक्षण करता है, पुनः परीक्षण करता है किसी बात का, लेकिन इतिहास केवल यहाँ पुनर्परीक्षण आपका संभव नहीं होता है, क्योंकि जैसा हो चुका कौन बताएगा कैसा था। समाजशास्त्र एक विस्तृत दायरा है, जबकि इतिहास का दायरा संकुचित है, क्योंकि ये इतिहास के बारे में ही बात करता है। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि जरा ये बताइए भैया कि वर्ग के आधार पर स्तरीकरण का क्या मतलब है? वर्ग के आधार पर आपका स्तरीकरण से हमारा मतलब ये है कि ये आपका जन्म पर आधारित नहीं होता है, ये कार्य योग्यता, कुशलता और विज्ञान पर आधारित होता है। वर्ग के द्वार सबके लिए होते हैं, वर्ग कोई भी बना सकता है। जैसे क्लास जो होता है, जो आपका क्लास, ब्रिटिशर्स जो लोग हैं वो क्लास में बिलीव करते हैं। अगर आप पैसे वाले हो गए तो आपका क्लास अपने आप चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज में जाति व्यवस्था है, जो कास्ट सिस्टम है ये बना हुआ है, जो बहुत बड़ी एक, मैं कहूँगा कि हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है जो हटना चाहिए। व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है, मतलब अपना क्लास आप चेंज कर सकते हो और अपने समाज में अपनी स्थिति ऊंची कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, अमीर होने के बाद आपका क्लास चेंज हो सकता है, लेकिन कास्ट चेंज नहीं, हमारे समाज में नहीं होता। अब इसमें वर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ग के कई प्रकार है, जिसमें उच्च वर्ग होगा, मध्यम वर्ग होगा, निम्न वर्ग होगा। तो देखिए ये आपके हैं मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और कृषक वर्ग, ये आपके वर्गों के आधार पे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन एक आता है कि जाति और वर्ग में क्या अंतर है? देखो, जाति जन्म पर आधारित है, ये आपका जाति एक समूह बंध एक समूह का होता है। विवाह और खान पान इसका कठोर नियम होते हैं। जाति व्यवस्था जो है वो स्थिर संगठन है। प्रजातंत्र या राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है, ये राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र के प्रतिकूल है, क्योंकि एक वर्ग को अलग कर देता है समाज से। और जो वर्ग सिस्टम है यह आपका समाज के लिए परिस्थिति का आपका आधारित है, मतलब जैसी आपकी स्थिति अगर चेंज होती है तो स्थिति चेंज होने के साथ ही आपका वर्ग चेंज हो जाएगा। यह एक खुली व्यवस्था जिसमें कोई भी ऐड हो सकता है, ऊपर कास्ट में कोई भी जा सकता है क्लास में, क्योंकि पैसा आगे चेंज हो सकता है। यह कठोर नहीं है, ये जाति की व्यवस्था के आधार पर काफ़ी स्थिर है आपकी, मतलब एक प्रकार से हम कहेंगे तो कम स्थिर है, मतलब जाति स्थिर है, ये कम स्थिर है। और ये आपका प्रजातंत्र को और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उसी उपलक्ष्य में संस्कृति के आयामों का वर्णन करें। देखो, संस्कृति की पहली बात तो कई आयाम हैं, जिसमें से पहला आयाम सांस्कृतिक आपका संज्ञात्मक पक्ष है, जिसमें हम बात करेंगे कि अपने वातावरण में होने वाली सूचना को हम कैसे उपयोग करते हैं, ये संज्ञात्मक में है। मानव पक्ष क्या है? मानव की कुछ लोक रीतियाँ हैं, रीतियाँ हमारे कल्चर का तरीका है। लोकाचार हमारा किसी से बात करने का तरीका, हमारी प्रथा, हमारी परिपाटियाँ और हमारे कानून इसमें शामिल है। मूल्य इसमें नियम होते हैं जो हम समाज में कैसा निर्देशित कर रहे हैं, कैसा समाज को बनाना चाह रहे हैं। ये सारा कुछ आपका मानवीय पक्ष के अंतर्गत आता है। साथ ही हमारा तीसरा होता है सांस्कृतिक और भौतिक तत्व, जिसमें आपका औजार, तकनीक, भवन, यातायात और साथ साथ उत्पादन और संप्रेषण का मतलब किसी वस्तु को, उपकरण को बताने की बात कर रहा है, तो ये आपका भौतिक पक्ष में आ जाता है। साथ ही कानून एवं प्रतिमान में अंतर स्पष्ट करें। देखो यार, जो आपका कानून और प्रतिमान है, सबसे पहली बात तो ये है कि मानदंड अस्पष्ट नियम है, जबकि कानून जो है वो आपका स्पष्ट नियम है। मतलब प्रतिमान क्या है? अस्पष्ट है, और जबकि कानून स्पष्ट है। कानून सरकार द्वारा के नियम परिभाषित करता है और औपचारिक स्वीकृति कानून को मिलती है, और कानून पूरे समाज के लागू होता है तथा कानूनों का आपका उल्लंघन करने पर जुर्म आपको मिल सकता है, आपको सजा मिल सकती है। लेकिन प्रतिमान में ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही कानून सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत होता है, उसको मान्यता मिलती है, जबकि प्रतिमान जो होता है सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल आपका बनाया जा सकता किसी चीज़ को, वरना नहीं बनाया जाएगा। सामाजिकरण के प्रमुख आपके अभिकरण कौन से हैं? तो सामाजिकरण में परिवार है आपका, साथ ही आपके पड़ोसी भी सामाजिकरण में है, विद्यालय है, जन माध्यम भी आपका सामाजिकरण के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ आपका अगला जो क्वेश्चन है कि बताइए भौतिक, सांस्कृतिक और
आपका भौतिक संस्कृति के संबंध में अभौतिक संस्कृति के संबंध में क्या अंतर है, मतलब भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर है। देखो दोस्तों, भौतिक संस्कृति जो है मूर्त रूप है, मूर्त मतलब मूर्ति रूप है भैया, सिंपल है, हिल डुल नहीं सकती, जिसे आप छू सकते, एक प्रकार से छू सकते हो, देख सकते हो। अभौतिक संस्कृति जिसे आप छू नहीं सकते हो, आप देख भी नहीं सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो, जिसमें विचार और आदर्श आप महसूस कर सकते हो, देख और उसको छू नहीं सकते हो, जबकि आप किताब, पेन और कुर्सी को छू सकते हो। भौतिक संस्कृति में हम गुणात्मक चीज़ों की बात कर रहे हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति में हम लोग गुण की जगह बात नहीं कर रहे हैं। इसमें हम किसको हम गुणात्मक रूप से आसानी से माप नहीं सकते, आप गुण है कि नहीं है। साथ ही भौतिक संस्कृति जो है परिवर्तन जो है तेजी से आते हैं, क्योंकि संसार में परिवर्तन भी आ रहे हैं। अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं। भौतिक संस्कृति की अगर हम बात करें तो किसी चीज़ का आविष्कार, उसका कोई लाभ किसी व्यक्ति या समाज तक आपका जा सकता है। साथ ही अभौतिक जो आपकी संस्कृति है उसमें तत्वों का लाभ सिर्फ उसी समाज तक आपका रहेगा जिस समाज में वह था। साथ ही भौतिक संस्कृति जो तत्व है आकर्षक होता है, इसलिए हम इसे आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। अभौतिक आकर्षक नहीं होता और इसको आप स्वीकार आसानी से नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट आप बताइएगा। अगला है एक विवाह से क्या मतलब है, जिसमें सिंपल है कि एक पत्नी हो और एक पति हो, ये आपका एक विवाह है। बहुविवाह का मतलब यह है कि आपका इसमें पुरुष के एक से ज़्यादा पत्नी और पत्नी के एक से ज़्यादा पति हो सकते हैं। एक से ज़्यादा आपके जो पत्नी का उदाहरण है पुरुष में, उसमें आप दशरथ जी का नाम लिख सकते हो। महिला में आप द्रौपदी जो महाभारत में थी उनका नाम लिख सकते हो। साथ ही बहुपति प्रथा क्या है, बहुपति का मतलब एक औरत के, एक महिला के कई पति होते हैं, उसे हम बहुपति प्रथा बोलते हैं। और बहुपत्नी जो प्रथा है उसमें एक से ज़्यादा आपके पत्नियां होती हैं और पति में एक से ज़्यादा पति आपके एक महिला के हो सकते हैं। सेम वही चीज़। नारीवाद का सिद्धांत क्या है, नारीवाद का सिद्धांत है जिसमें आपका लिंग के आधार पर जो आज समाज में विभेद है या अंतर है उसको कम करने की बात करता है। साथ ही यह कहता है कि महिलाओं को पुरुष के समान ही अधिकार मिलने चाहिए। क्या है, महिलाओं को पुरुष के आधार पर आपके अधिकार मिलने चाहिए। समाज में लिंग के आधार पर होने वाली जो असमानता है उसको कम करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। देखो, समाजशास्त्र जो है समानवीकृत है, ये समाज के बारे में है। अर्थशास्त्र एक विशेष चीज़ के बारे में है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का जो विषय है वो प्रकृति व्यक्तिवादी है। साथ ही समाजशास्त्र जो हमारे हैं वो चार मापने में, आपका जो चीज़ें हैं सामाजिक चर मापने में बहुत मुश्किल होती है, जबकि अर्थशास्त्र के जो आर्थिक चर है उसको सटीक रूप से बताया जा सकता है। भैया जीडीपी ऐसे जा रही है तो जीडीपी ऐसे जा रही है, लेकिन समाज के बारे में कैसे बता सकते हो, कब कैसे चेंज हो जाए आप नहीं बता सकते। साथ ही समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। देखो दोस्तों, समाजशास्त्र जो है ये मानव व्यवहार को सीखने से संबंधित है। अर्थशास्त्र जो आपका मनोविज्ञान जो है वो मस्तिष्क के बारे में है। साइकोलॉजी मानव के मस्तिष्क के बारे में अध्ययन की बात करता है। समाजशास्त्र बड़े से समूह और समाज में आपका एक सौदा करता है, साथ ही बात करता है। जो आपका मनोविज्ञान है वो छोटे समूह की बात करता है और उसके बारे में बात करता है। समाजशास्त्र का अवलोकन आपका अवलोकन प्रक्रिया के रूप में किया जा सकता है, जबकि मनोविज्ञान जो है प्रयोगात्मक है। जब तक प्रयोग नहीं करोगे, मानव पे जांचोगे नहीं कि मैं मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है, तब तक नहीं होगा। समाजशास्त्र लोगों के संपर्क से संबंधित होता है और मनोविज्ञान मानव की भावनाओं से संबंधित आपका होता है। समाजशास्त्र में मानता है कि एक समूह उसका कार्य आसपास के लोगों को प्रभावित करता है, जबकि मनोविज्ञान के अध्ययन से यह है कि व्यक्ति की गतिविधियाँ केवल अकेले उसके लिए जिम्मेदार आपकी होती हैं। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक समूह का अर्थ क्या है, अंतर स्पष्ट करो। देखो, सामाजिक समूह जो हैं आपके, ये सामाजिक समूह के सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं। अर्ध समूह में क्या होता है कि इसमें संरचना आपकी संगठन जो होते हैं उसमें कमी होती है, लोग थोड़े से कम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सामाजिक रूप से व्यक्ति एकत्र नाप के नहीं बल्कि पूरे समूह के सदस्यों के रूप में आपसी संबंध आपके होते हैं। मतलब इसमें सामाजिक समूह के रूप में व्यक्ति नहीं होता है बल्कि समूह के रूप में अपनी सदस्यता अपनी बात करता है। जबकि आपका अर्ध समूह में समुच्चय व्यक्ति सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है जो एक समय पे एक स्थान पे एकत्रित हो सकते हैं और चले जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन में आपका हो सकता है, कहीं खड़े होकर चले गए। लेकिन जो आपका समाज है, समूह, सामाजिक समूह है, एक साथ खड़ा होता है, बैठता है, प्यार से बात करता है। सामाजिक समूह में हम भावनाएं पाई जाती हैं। इसमें भावनाएं कहाँ से होंगी भाई, साथ ही ये आपका हमदर्द और प्यार जैसी आपकी जो चीज़ें हैं उस व्यवहारों से जुड़ा होता है। और ये सामाजिक समूह आपका जो है समाज में आयु और लिंग से जुड़ा आपका मामला होता है। साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतः समूह और बाह्य समूह में क्या अंतर है। अंतः समूह मतलब हम में पाई जाने वाली हमारी भावना, हम भावना पाई जाती है। बाह्य समूह में जो है वो आपका बाह्य भावना आपकी दूसरों से जुड़ी होती है। हम भावना का मतलब होता है आपका इसमें अभाव होता है, मतलब इसमें हम भावना होती है, इसमें हम भावना का अभाव होता है। साथ ही संबंधों में यहाँ निकटता होती है, यहाँ संबंधों में आपका बाह्य भावना में दूरी होती है। यहाँ पे समूह आपस में एक दूसरे से आपका
त्याग और सहानुभूति की भावना रखते हैं। यहाँ त्याग और सहानुभूति औपचारिक रूप से ढोंग करते हैं बाह्य भावना में। आजकल तो दूसरा वाला ही चल रहा है। पहला, सुख और दुख में एक दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पे सुख और दुख में बाहरी रूप से एक दूसरे के बस हाँ भाई है साथ हैं, ये वाली बात है, और समाज में कोई साथ नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों को स्पष्ट करें, जिसमें आपको बताना है औपचारिक नियंत्रण बताना है, अनौपचारिक नियंत्रण बताना है। औपचारिक नियंत्रण कानून के माध्यम से संहिताबद्ध हो सकता है, व्यवस्थित आपका होता है, जिसमें आपका राज्य कानून के द्वारा इस तरह के आपकी चीज़ें लाई जा सकती हैं। साथ ही अगर आप उसको ना मानो तो अपराध के रूप में आपको मना करके जुर्माना और दंड भी मिल सकता है आपको। लेकिन अनौपचारिक आपका जो नियंत्रण है, इसमें व्यक्तियों को अशक्ति आपका असंहिताबद्ध होता है, जिसमें कोई कानून वानून नहीं है, बस धर्म के आधार पे, प्रथा के नाम पर या रूढ़िवादी चीज़ों के नाम पर लोगों को आप नियंत्रित करते हो। साथ ही ग्रामीण समुदाय में जातीय नियमों का उल्लंघन करने पर हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, ये आपका अनौपचारिक है, जिसमें कानून का कोई मतलब नहीं है, सरकार कोई मतलब नहीं। जैसे आजकल आपका जाट कम्युनिटी है, कोई किसान कम्युनिटी है, अगर उनकी बात आपस में बाकी लोग नहीं मान रहे तो इस तरह की चीज़ें आपका करते हैं। परिवार एक लोगों का समूह होता है, जिसमें आपस में लोग नातेदारी से आपके रक्त संबंध रखते हैं। नातेदार जो होते हैं वो दूर के होते हैं, आपके प्रकार से रिश्तेदार ही आते हैं, उनसे भी आपका रक्त संबंध, लेकिन दूर आपके इनकी स्थिति होती है। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन रहे। साथ ही आप चाहते हैं और भी हमारे साथ फाइनल एग्जाम की तैयारी करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।